हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएल करियर एकेडमी। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज अपना लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एक कॉमन टॉपिक है जो आप क्लास 11th बायोलॉजी में भी पढ़ते हो और यहाँ पे भी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन भी मिलेंगी, तो रिवाइज करते हुए चलना। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन देखो, आप क्लियरली विजिबल है कि नहीं ये बता दो और पढ़ो। हम अपनी कलम का इंतज़ाम करते हैं, कलम आ गई हमारे पास। ठीक है, चलो क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, यहाँ आपको क्या दिए हुए हैं? दो स्टेटमेंट। पहला है आ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू फर्स्ट पोजीशन। वन डैश इसलिए कर देते हैं क्योंकि बेस पेयर्स जो होते हैं उसमें भी कार्बन होते हैं, तो वहाँ भी नंबरिंग करनी पड़ती है, और जो शुगर मॉइटी होती है उसमें भी नंबरिंग करनी पड़ती है, तो शुगर में क्या है कि डैश लगा के कर देते हैं। न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है, तो समझ लो बेटा न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। जैसे ये आपके पास पेंटोज शुगर है, ठीक है, उसके अगर फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे अगर कोई हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस लग गया तो इतना पार्ट कहलाता है आपका न्यूक्लियोसाइड। इतना पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। ये फर्स्ट कार्बन है आपका, वन डैश जिसे बोला जा रहा है, ये टू डैश है, ये थ्री डैश है, ये फोर डैश है, और यहाँ पे जो कार्बन होता है वो फाइव डैश। ठीक, यहीं पे अगर मैं फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा दूँ? फॉस्फेट ग्रुप लगा दूँ। ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे अगर दिख रहा हो आपको, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ क्या लग गया? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, साथ में पहले कार्बन पे बेस तो लगा हुआ ही है, तो ये चीज़ कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्लियर हुआ? सर न्यूक्लियोसाइड होता है वो शुगर मॉइटी जिसके फर्स्ट कार्बन पे बेस लगा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड होती है वो शुगर मॉइटी जिसके फर्स्ट कार्बन पे बेस और फिफ्थ कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं? वन डैश पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? बेस, तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलोगे। बिल्कुल सही बात बोलेंगे सर। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड अगर फॉस्फोरस से लिंक है 5 डैश पोजीशन पे तो हमें न्यूक्लियोटाइड मिलता है, ये बात भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। देख लो आप। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और आंसर तो फिर आपको पता लग ही गया। पढ़ लो एक बार दोनों स्टेटमेंट और आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखना क्या है। चिलियोसिस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये विटामिन बी है ना, स्पेसिफिकली राइबोफ्लेविन, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। अब ये सर कैसे क्या होगा? तो यहाँ पे एक पूरी टेबल दी है आपकी एनसीईआरटी में, है ना, उसको आप लर्न कर सकते हो। जैसे विटामिन B1 से क्या है? बेरी नाम की डिजीज़ होती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विटामिन B2 भी है आपके में, ठीक है, और क्या है? विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद B12 से आपका परनीशियस एनीमिया बोला जाता है, आरबीसी शायद कम हो जाती है इसमें, ये वो डिजीज़ है। ठीक है, तो पूरी टेबल है, एक बार मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ उस टेबल से, ताकि जो है अगर आपको उससे क्वेश्चन आए तो आप मतलब डील कर सको। वैसे टेबल है, मैं सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी आपको एक जगह कंपाइल करके बता देता हूँ। B1 से तो मैंने बता दिया बेरी है। विटामिन B2 से यही जिसका नाम होता है आपका राइबोफ्लेविन, तो यहाँ से चिलियोसिस। ठीक है, विटामिन B6 से है बच्चों कन्वल्जन्स। तो ये कुछ विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है डेफिशिएंसी डिजीज़, और ये क्या है? आपके विटामिन्स हैं। तो आप इन्हें ध्यान रख सकते हो क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स थ्योरेटिकल चैप्टर है। रिएक्शंस केवल यहाँ पे किसकी हैं? ग्लूकोज की हैं, तो उनको आप को डील करना है वो मैं समझा सकता हूँ, बट ये जो याद करने का काम है तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से सर कौन सी डिजीज़ होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप।
विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। तो इक्विनिल बच्चों ड्रग है जो कि डिप्रेशन वगैरह से है ना डील करने के लिए यूज़ होता है। ये पता है ये क्वेश्चन कहाँ से पिक किया गया है? ये क्वेश्चन पिक किया गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। अब ये पोर्शन तो जो है वो क्लियरली डिलीटेड है नीट से, बट है क्या कि ड्रग्स हैं है ना, बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो कुछ रिलेटिव स्टडी वहाँ पे हम कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन कोई बने तो हम कर सकें। सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बार्बिट्यूरेट्स। तो वेरोनिल जो है वो एक बार्बिट्यूरेट्स की कैटेगरी में आता है। बार्बिट्यूरेट्स होते क्या हैं? ये जो है ना आपका क्या है, अगर मान लो आपको यूजुअली एनेस्थीसिया वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। आपको मतलब कोई भी चीज़ क्या करनी है वहाँ पे बिल्कुल सुन्न कर देना है, ऑपरेशन के टाइम पे होता है ना, ठीक है। चलो, क्योंकि पेन फिर वहाँ पे फील ना हो। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, मैं समझा दूंगा आपको। ये आपको प्रोटीन्स में बायोमोलिक्यूल्स में मिलेगा। जब किसी प्रोटीन को हम कोई फिजिकल चेंज करते हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, या फिर केमिकल चेंज करते हैं जैसे कि चेंज इन पीएच, तो होता क्या है? तो होता ये है सर कि वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट कर देता है। जो प्रॉपर प्रोटीन है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो प्रोटीन क्या कहलाता है? नेटिव प्रोटीन कहलाता है। जैसे ही आप उसमें कोई छेड़खानी करोगे तो भाई वो जो उसका काम है ना वो काम करना बंद कर देगा और हम कहेंगे कि प्रोटीन का क्या हो गया है? डीनेचुरेशन हो गया है। अच्छा सर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जैसे ही आप कोई फिजिकल या केमिकल चेंज करते हो तो उसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो कॉइलिंग होती है वो अनफोल्ड हो जाती है और फिर वो अपना काम करना बंद कर देता है। बट प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा डीनेचुरेशन के दौरान क्या रहता है? सेम रहता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बताता है। तो प्रोटीन जिन अमीनो एसिड से मिलके बना है वो तो कभी बदलेगा नहीं, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है डीनेचुरेशन का। तो बोल रहे हैं इनकरेक्ट क्या है? देखो अनकॉइलिंग होती है, मैंने आपको बताया अनकॉइलिंग होती है, सही बात है, ठीक। इट रिजल्ट्स ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, सही बात है, फिजिकल केमिकल चेंज से हो जाता है। इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, हाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी नेटिव प्रोटीन की हट जाती है। अब प्रोटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड लिंक्स बाय पॉलीपेप्टाइड। स्टेटमेंट तो सही है बच्चों, लेकिन इन कंटेक्स्ट ऑफ डीनेचुरेशन ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट सही है, बट डीनेचुरेशन का इनके इससे स्ट्रक्चर से क्या लेना देना है? वो तो हमें पहले से ही पता है कि प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, अमीनो एसिड्स के बीच जो फॉर्म होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इज, एंजाइम बच्चों बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बॉडी में जो भी आपकी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, उनको स्पीड अप करने के लिए, कैटेलाइज करने के लिए यूज होते हैं। तो एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट, सही बात है। लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ क्योंकि आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी वाली पीक है ना उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड्स, नहीं बेटा एंजाइम्स पॉलीसेक्राइड्स नहीं होते हैं, एंजाइम्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, बिकॉज ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर प्रोटीन। ये वैसे बेटा होते क्या हैं? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो प्रोटीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ना कि पॉलीसेक्राइड्स। तो इनकरेक्ट ये हो जाएगा। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन सबस्ट्रेट, सही बात है। मतलब पर्टिकुलर कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ही क्या कर सकता है? कैटेलाइज कर सकता है, ठीक है कि नहीं? बताओ, बात समझ आ रही है? तो करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा था, ध्यान रखना। 2022 नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, 4 से 8 नंबर, क्योंकि बायो में भी है तो 8 से 12 नंबर आपके बन सकते हैं, 4 तो पक्के हैं ही केमिस्ट्री में। द आरबीसी डेफिशिएंसी डिजीज़ किस वजह से होती है? विटामिन B12 से होती है बच्चों, मैंने वहाँ पे लिस्ट में भी आपको बता दिया था, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लो। B1 से क्या था बेटा? B1 से बेरी था। B2 से क्या था? B2 से एचिलियोसिस था, स्पेलिंग चेक कर लेना। B12 से आपका ये हो ही गया, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। और कौन है सर? और कोई नहीं है सर। विटामिन B6 से क्या था बेटा? कन्वल्जन्स थे,
ठीक है। तो ये डिजीज़ के नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो हर ईयर विटामिन्स की डेफिशिएंसी और डिजीज़ का क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड्स। देखो 3 कैटेगरी हैं बच्चों अमीनो एसिड्स की। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स वो होती हैं, ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड्स वो हैं जिनमें कि जो COH ग्रुप है वो क्या है, ज़्यादा हैं, तो वो कैसा है, एसिडिक। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं बेसिक अमीनो एसिड की, ठीक है, अगर मैं आपसे बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे NH2 जो कि बेसिक ग्रुप होता है वो ज़्यादा है। और अगर आपसे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे COH ग्रुप्स और NH2 ग्रुप्स क्या होते हैं, सेम नंबर में होते हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन है यहाँ पे, लाइसिन है बच्चों। लाइसिन यहाँ पे क्या है, बेसिक अमीनो एसिड्स, बाकी न्यूट्रल है। तो आपको एक टेबल दी है NCERT में अमीनो एसिड्स की, वो आपको ध्यान रखनी है। ऐसी विटामिन्स की एक टेबल दी है। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ें कम है, मेमोराइजिंग वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, भाई साहब सुक्रोज जो मिलके बना होता है ना, वो मिलके बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। तो अगर आप उस पर वाटर ऐड करोगे बॉन्ड ब्रेक होंगे। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपको जिन चीज़ों से मिलके वो बना था ना अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, वही आपको फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमेलेशिया, है ना, किससे होता है ये, किस विटामिन से होता है। तो ये बेटा रिकेट्स की तरह है। ये किसकी तरह है, रिकेट्स की तरह है। बोन में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, तो ऐसा कहाँ होता है, विटामिन डी की उससे डेफिशिएंसी से, है ना। तो यहाँ पे बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। ये वो प्रॉब्लम है, वो डिसऑर्डर है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। देखो हर बार विटामिन की डेफिशिएंसी का क्वेश्चन है तो क्यों ना उसे याद कर लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में कौन सी बातें सही नहीं हैं। तो ग्लूकोज में बच्चों 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। कंफर्म कैसे हुई ये बात कंफर्म हुई बाय फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हमने इथेनोइक एनहाइड्राइड से करवाई तो हमें क्या मिला, पेंटा एसीटेट, जिससे पता लगा 5 OH ग्रुप्स हैं। रिड्यूसिंग शुगर है ना, क्योंकि टॉलेंस और फैलिंग के संग, टॉलेंस और फैलिंग रिएजेंट के संग पॉजिटिव टेस्ट देता है। इनके संग क्या है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। एल्डो पेंटोज है, नहीं बेटा ये एल्डो हेक्सोज है। ये कैसा है, एल्डो हेक्सोज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में क्या है, 6 कार्बन, इस वजह से एल्डो हेक्सोज है। ये तो ऊपर बात सही है, तो हमें गलत बताना है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा बच्चों। सी ऑप्शन विल बी द रॉन्ग आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखना, द नॉन असेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें से नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए एक निमोनिक दे रखा है बच्चों, क्या इसके लिए निमोनिक है, VIP हॉल में तुम थे। इसका निमोनिक क्या है बच्चों, VIP हॉल में तुम थे। यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर्स का रोल है, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स का रोल है, ठीक है। V से यहाँ पे है आपके वेलाइन, I से है बेटा आइसोल्यूसाइन, ठीक है। ये मतलब निमोनिक है जिसमें पहले लेटर का क्या है, रोल है, यहाँ पे पहले लेटर का रोल है। देन P से क्या है, P से है सर फिनाइल एलानीन। P से क्या है बच्चों, फिनाइल एलानीन, दिख रहा है, ठीक है। H से क्या है सर, H से है बच्चों हिस्टेडीन, ठीक है। एलानीन नहीं है, A से आर्जिनीन है, ये ध्यान रखना आप। L से ल्यूसाइन हो गया, ठीक है। और एक लाइसिन भी होता है बच्चों, तो वो है ये। M से यहाँ पे मिथियोनाइन है, M से क्या है, मिथियोनाइन है। T से ट्रिप्टोफैन है, T से क्या है, ट्रिप्टोफैन। और जो दूसरा T है बेटा उसमें क्या है, थ्रियोनाइन।
तो ये सारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि एसेंशियल हैं। ये कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि एसेंशियल हैं? ये मैंने आपके सामने कौन से अमीनो एसिड्स लिखे हैं, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स लिखे हैं। जो बुक में टेबल दी है ना उसमें स्टार मार्क कर रखे हैं, उस टेबल में जो स्टार मार्क एस्टीक लगा रखा है वो किसके लिए लगाया है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए। तो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब यहाँ पे देखो आप, एलेनिन कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या है? एलेनिन कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यही क्या है बच्चों? एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं? नोट कर लो, निमोनिक काम आएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। वाह वाह सर, शायरी बन गई है। तो निमोनिक काम आएगा और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म अ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब होता है बच्चों कि वो ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो बट उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो। जैसे कि आपके पास कोई अमीनो एसिड है तो इसके पास एसिडिक ग्रुप भी है, इसके पास बेसिक ग्रुप भी है। तो ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है कि डीप्रोटोनेशन भी करता है जिससे कि कार्बो ऑक्सिलेट ग्रुप बनता है, और प्रोटोनेशन भी करता है जिससे ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप भी बनता है। तो यही जो डाइपोलर नेचर होता है बेटा, है ना, यही डाइपोलर नेचर अमीनो एसिड्स का क्या कहलाता है? ज्विटर आयनिक फॉर्म। इसी को क्या कहा जाता है? ज्विटर आयन बोला जाता है। तो अगर कोई अमीनो एसिड हुआ तो वो ज्विटर आयन बनाएगा। जैसे यहाँ पे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या है? एक अमीनो एसिड, तो ज्विटर आयन की फॉर्म में रहेगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बट उस पर टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। और अमाइलोज क्या होता है बेटा? अमाइलोज जो है स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है। अमाइलोज में क्या है? अमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना है, ठीक है। और इसमें C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। क्या होती है? C1 और C4 कार्बन के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वहीं आपसे मैं बात करूं अमाइलोपेक्टिन की, किससे बात करूं बेटा? अमाइलोपेक्टिन की। तो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से ही मोनोमर है इसका भी मोनोमर कौन है? अल्फा डी ग्लूकोज। बट यहाँ पे C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ साथ C1 C6 कार्बन में क्या होती है? ब्रांचिंग भी होती है। यहाँ पे C1 और C6 में क्या है? ब्रांचिंग भी होती है। तो अब पढ़ो आप स्टेटमेंट, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। सही बात लग रही है, ठीक है। अमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा। बीटा तो कहीं होगी ही नहीं बेटा, जहाँ भी बीटा आ रहा है वो गलत है। अमाइलोज केवल ग्लूकोज का होता है, गैलेक्टोज का नहीं होता है। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 अल्फा लिंकेज 1,6 बीटा लिंकेज। तो ये भी क्या है? मुझे गलत लग रहा है क्योंकि बीटा तो होती ही नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रख लेना बेटा, कैसे याद रखने का तरीका क्या है? अमाइलोज छोटा है ना, इसकी स्पेलिंग, तो ये जो है ये वाटर सॉल्यूबल रहता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सॉल्यूबल है कौन नहीं, ठीक है। और ये क्या है? ये वाटर इनसॉल्यूबल है। इसका जो है कंपोजिशन लगभग 15 से 20% है, ठीक है। और इसका जो कंपोजिशन है वो 80 से 85% है, ठीक है। ये जो है सर ये स्ट्रेट चेन है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर है बच्चों स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। वहीं अगर आप अमाइलोपेक्टिन की बात करोगे तो इसका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों? ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, याद ही रखनी पड़ेंगी 4 से 8 नंबर पक्के करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? अगर मैं आपसे बात करूं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या प्राइमरी कंडीशन है? सर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ना कायरल कार्बन होना चाहिए। अच्छा, ये कायरल कार्बन किस बला का नाम है? कायरल कार्बन उस बला का नाम है जो sp3 कार्बन होता है और साथ ही साथ उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। sp3 कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप, वही क्या होता है बच्चों? कायरल कार्बन। तो अगर आप देखो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या होता है जरा ध्यान से देखना। ग्लाइसिन होता क्या है? ये रहा बच्चों कार्बन,
ठीक है। इस पे 2 H होते हैं, यहाँ COH होता है, यहाँ NH2 होता है। तो ये दोनों ग्रुप सेम है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इकलौता बच्चों अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ग्लाइसिन जो है वो इकलौता अमीनो एसिड है जो कि क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्लाइसिन, क्योंकि इसके कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, 2 सेम ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोजन है। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ग्लाइसिन इकलौता अमीनो एसिड है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ध्यान से पढ़ना। डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव, नहीं भैया, ये तो अपनी एक्टिविटी लॉस्ट कर देता है, ठीक है। डीनेचुरेशन से उल्टी बात बता रहे हो यार, वो गलती नहीं, पाप बता रहे हो आप। डीनेचुरेशन से क्या है, मतलब एक्टिविटी जो है, ठीक है, हाँ ये क्या है, एक्टिविटी लॉस्ट कर देता है अपनी। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, हमसे गलत ही पूछिए, बाकी पढ़ लेते हैं। इंसुलिन मेंटेन्स शुगर लेवल, सही बात है। ओवलियम इज अ सिंपल फूड रिजर्व इन एग वाइट, हाँ। ब्लड प्रोटीन्स थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनिजन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होते हैं। आप एलिमिनेशन से कर सकते थे, यही आपको, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको एनसीईआरटी में इस स्टेटमेंट में ना रीड करने, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उतना केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में ये चीज़ें नहीं है, बायो की एनसीईआरटी में हो सकती है। तो क्वेश्चंस डिज़ाइन करते समय फिर वो बायो मॉलिक्यूल माइंड में रहता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं रहता है, तो वहाँ से पिक हो गया होगा। बट ये बात आप देखो, डीनेचुरेशन से प्रोटीन की एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, ना कि वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। द लेटर डी इन ग्लूकोज सिग्निफाइज, देखो डी और एल क्या है, रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन है, ठीक है कि, है ना, क्या है, रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन है। पेनल्टीमेट कायरल कार्बन पे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे आपके पास ये इससे कंपैरिजन किया जाता है, एक बार ध्यान से देख लेना आप, कंपैरिजन किससे किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है बच्चों इससे, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखा जाता है। वैसे लोएस्ट कार्बन तो ये हो गया आपका, ठीक है, बट लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखा जाता है तो वो ये है। अगर इसके में OH राइट साइड में लगा है, ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये है आपका अल्फा ग्लिसरॉल्डिहाइड, या ठीक है पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोल सकते हो। जो इसको रिजेंबल करेगा, है ना, जो इसको रिजेंबल करेगा उसे डी कन्फ्यूग्रेशन दी जाएगी। और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड की इस फॉर्म को रिजेंबल करेगा, जिसमें OH कहाँ है, लेफ्ट में है, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको L कन्फ्यूग्रेशन दी जाएगी। तो कन्फ्यूग्रेशन एट द पेनल्टीमेट कायरल कार्बन बताता है D। L बताएगा कि OH लेफ्ट में है लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे, D बताएगा कि OH राइट में है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो प्लस माइनस से पता लगता है, मोनोसेक्राइड का कोई लेना देना यही है, सारी कन्फ्यूग्रेशंस नहीं बताता है, ठीक है। चलो 2017 नीट एग्जाम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स, ठीक है। तो क्रीक ने यहाँ पे ये बात बताई थी कि डीएनए से आरएनए बनेगा बच्चों, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। इसका मैं आपको प्रोसेस का नाम भी बता दूं कि इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, ठीक है। मैंने पूछा था बायो वाली मैम से, क्योंकि ये अपने इलाके का क्वेश्चन नहीं है, है ना। बताओ, मैंने पूछा था, नाम मुझे याद भी आ रहा है, लिख रखा था मैंने। इसका नाम था बच्चों, डीएनए से आरएनए का जो प्रोसेस है, ठीक है, डीएनए से आरएनए का जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाना जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बनाना कहलाता है रेप्लिकेशन। तो इसको आप बायो में डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ क्वेश्चन है तो मैंने डील कर दिया। लग नहीं रहा है कि अपनी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट फिर भी आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा मिशन क्या है, नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ना कि हमें क्वेश्चंस को डिस्टिंग्विश करना है कि भाई तुम केमिस्ट्री के हो, तुम बायोलॉजी के हो, ठीक है। डी और एल कन्फ्यूग्रेशन एरिथ्रियोस के लिए समझ लो ज़रा ध्यान से बेटा, ठीक है। अगर
ये OH ग्रुप या कोई भी HH ग्रुप आपका सेम साइड है तो ये एरिथ्रियोस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एरिथ्रियोस कहलाता है। वहीं अगर अपोजिट साइड है ग्रुप तो ये क्या कहलाता है? थ्रियोस कहलाता है। ये भी एक तरीके की कन्फिग्रेशन ही है, ठीक है। OH राइट में है तो डी थ्रियोस हो जाएगा, OH राइट में है तो डी थ्रियोस हो जाएगा। वहीं पे OH लेफ्ट में होता तो L हो जाता। अब क्वेश्चन पे वापस आओ आप। क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है? ठीक है सर। देखो दोनों OH सेम साइड हैं जिसकी वजह से ये एरिथ्रियोस होगा, और OH राइट में है उसकी वजह से डी एरिथ्रियोस होगा। यहाँ देखो OH अलग साइड है तो थ्रियोस है, और राइट साइड में है नीचे तो डी लग जाएगा। यहाँ देखो आप HH सेम साइड में, कोई दिक्कत नहीं, बट OH लेफ्ट में है। लेफ्ट की वजह से L और सेम साइड की वजह से एरिथ्रियोस, ठीक है। OH लेफ्ट में है, ग्रुप्स अलग अलग हैं, अपोजिट साइड हैं, तो L OH की वजह से L और अपोजिट की वजह से थ्रियोस। तो डी एरिथ्रियोस, डी थ्रियोस, L एरिथ्रियोस, L थ्रियोस, ये सही आंसर होगा, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शंस मैच करा देता हूँ, देखना ज़रा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना इसको डी कर लेना, इसको क्या कर लेना? डी, दिख रहा है? और फिर ये डी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नीट 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA एंड DNA रिस्पेक्टिवली आर। जैसा कि इनकी फुल फॉर्म बताती है, जैसा कि इनकी फुल फॉर्म बताती है, DNA में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। DNA में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। वहीं RNA में क्या होता है? RNA में होता है बच्चों राइबोस शुगर। RNA में क्या होता है? राइबोस शुगर होता है, ठीक है कि नहीं? पढ़ लो स्टेटमेंट। द शुगर कंपोनेंट इन RNA इज 2-deoxy राइबोस, सही है। एंड DNA इज अराबिनोज, नहीं, राइबोस होता है। नेक्स्ट पढ़ो, RNA में अराबिनोज नहीं है, RNA में राइबोस, और DNA में 2-deoxy राइबोस, सही लग रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन को पढ़ना, ये वही बात बता रहा है जो हमने आपको बताई है। तो फिर इनकी और हमारी बात मैच हो गई, तो यही हमारा आंसर है 2016 नीट एग्ज़ाम के क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, विच वन गिवन बिलो इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होगा ना जिसका कार्बोनिल कार्बन फ्री नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका मान लो कोई डाइसैकेराइड है, ठीक है, आपका कोई डाइसैकेराइड है, उसमें क्या है, अगर कार्बोनिल कार्बन यूज़ हुआ है, इज़ यूज्ड इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, then it will be नॉन रिड्यूसिंग। ऐसे केस में वो क्या होगा? वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। ऐसे केस में बच्चों वो क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सुक्रोज में क्या है? C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? C4 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। तो जो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में यूज़ हो चुका है तो ये रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सब में फ्री है कार्बोनिल कार्बन। चलो नेक्स्ट देखना, इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनता है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कैसे? देख लो इसको, किस तरीके से फॉर्म होता है। 2 अमीनो एसिड वाया एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है? कंबाइन करते हैं। 2 अमीनो एसिड वाया एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, और यहाँ से आपका OH और यहाँ से H, तो जो लिंकेज बन के आएगी वो क्या है? CONH। इस CONH बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है? इस CONH बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स कैसे जुड़े होते हैं? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, D प्लस ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलअमीन एंड यील्ड्स ऑक्साइम, ठीक है। तो डी ग्लूकोज, ठीक है ना, डी ग्लूकोज किस तरीके से होगा? डी अल्फा डी ग्लूकोज है ना, ठीक है। देखो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चों, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लो।
स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में होता है, बाकी सब जगह आप H लगा दो। H लगा दोगे तो उसके अपोजिट फिर OH आ चुका है तो H आ चुका है तो OH आ चुका है तो OH। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है बच्चों? ये होता है NH2OH। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2O रिमूव करा देना, यानी कि वाटर रिमूव करा देना। एक्चुअल में तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ होगा, बट मैं आपको DM बता रहा हूँ। और यहाँ से C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्साइम बन जाएगा। बाकी आप कंप्लीट कर लेना, 4 5 और ये 6। तो C डबल बॉन्ड NOH और कार्बन पे H कहाँ बना हुआ है? बना हुआ तो सर सब जगह ही है। फिर आपको बाकी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में कहाँ है? थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में कहाँ है? A में है, C में है, B में नहीं है बच्चों और D में है। ठीक है, बाकी चीज़ें चेक कर लो आप, और चीज़ें चेक कर लो। केवल तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में होना चाहिए। यहाँ पहले कार्बन में भी है, यहाँ क्या है? पहले कार्बन पे भी, दूसरे कार्बन पे भी है। ठीक है, यहाँ तीसरे पे है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी दूसरे पे है और यहाँ OH चौथे पे भी लेफ्ट में है। तो C ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि हमारे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में होता है बस, D ग्लूकोज में। ठीक है, बताओ डायग्राम विजिबल था क्लियरली? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस के दौरान बेटा एड्रेनलिन रिलीज होता है। ठीक है, क्या रिलीज होता है? एड्रेनलिन रिलीज होता है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, जैसे मुझे आता है जब मैं आपको कोई काम बोलूँ आप करके नहीं लाते हो। ठीक है कि नहीं? तो ये है बेटा, बस यही था। गुस्से वाले हार्मोन से हमने ख़त्म किया। बताओ तो क्या रहा, कैसा रहा अपना टूर नीट के PYQs का? ठीक रहा सर, सारे चैप्टर्स कवर हो गए। तो कवर कराने के लिए आप नहीं, मैं आपसे धन्यवाद बोल रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? तो ये सारे चैप्टर्स कवर करने के लिए धन्यवाद। अब जो नेक्स्ट रहेगा मोस्टली थ्योरेटिकल सेशन रहेगा, साथ में JEE का भी एग्ज़ाम है तो उनके लिए भी अपने को ही कराना है। तो मैं JEE के PYQs 2024 जो एग्ज़ाम हुआ है उसके डिस्कस करूँगा, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थ्योरी लेक्चर्स पे बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। 12th के बच्चे जो हैं उनका बायो का एग्ज़ाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं उनको तो यार अब है ना पूरी जी जान लगा देनी है कि इस क्या है यार, ये जो आपने टारगेट सेट किया है वो उसके पास पहुंचने वाले हो आप। तो उस लास्ट में देखते हो ना, जब रनिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में तो स्लो स्टार्ट होती है, बट लास्ट लैप कवर करने के लिए तेज़ी से एफर्ट करना पड़ता है। तो वो लास्ट लैप में हो अब आप। ठीक है, लग जाओ, जुट जाओ तैयारी में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। पढ़ाई करते रहो बच्चों।